नमस्कार। सुन लो यूपीएससी के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। हम अक्सर प्राचीन भारत के इतिहास में गंगा घाटी, मौर्य, गुप्त साम्राज्य पर ध्यान देते हैं। हाँ बिल्कुल, केंद्र पर ही ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन आज हम थोड़ा हटकर गंगा घाटी से पूर्व की ओर चलेंगे। आज हम गहराई से समझेंगे आर.एस. शर्मा की किताब के चैप्टर 26 को, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ, क्योंकि ये हमें बताता है कि 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान जब केंद्र में गुप्त साम्राज्य का प्रभास था और बाद में कमजोर भी हो रहा था, तब पूर्वी भारत यानी उड़ीसा, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, बंगाल और असम जैसे इलाकों में क्या चल रहा था। बिल्कुल, ये क्षेत्रीय विकास, राज्य कैसे बने, अलग अलग संस्कृतियां कैसे मिली, इन सबको समझने के लिए ये चैप्टर लाजवाब है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इसमें काफी कुछ है। हम कोशिश करेंगे कि इस दौर के पूर्वी भारत के विकास का पंक्ति दर पंक्ति बिल्कुल विस्तार से विश्लेषण करें। कोई पहलू छूटेगा नहीं। हाँ, और जो जटिल बातें हैं उन्हें सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि हम जब सभ्यता कह रहे हैं तो इस स्रोत के अनुसार उसका मतलब क्या है। अच्छा सवाल है। सभ्यता के संकेत क्या माने गए हैं इस किताब में? देखिए, स्रोत साफ कहता है सभ्यता मतलब पहली बात लिखने की कला का ज्ञान, लोग लिखना पढ़ना जानते हों। दूसरा, एक व्यवस्थित टैक्स कलेक्शन सिस्टम हो, राजा या जो भी शासक है वो टैक्स वसूल सके। ठीक है। और फिर व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता, मतलब लॉ एंड ऑर्डर। और समाज में अलग अलग वर्ग बने, जैसे पुजारी वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और उत्पादन करने वाले लोग, किसान, कारीगर वगैरह। यानी एक स्पेशलाइजेशन हो काम का। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, एक आत्मनिर्भर समाज हो, मतलब इतनी पैदावार हो कि वो न सिर्फ किसानों और कारीगरों का पेट भर सके, बल्कि उन लोगों का भी भरण पोषण कर सके जो सीधे उत्पादन में नहीं लगे हैं, जैसे पुजारी, प्रशासक, सैनिक। समझ गई। तो ये सारे तत्व पूर्वी भारत में कब दिखने शुरू हुए? क्या ये गंगा घाटी जितने पुराने हैं? नहीं, यहीं पर फर्क है। पूर्वी भारत में ये चीजें काफी देर से दिखाई देती हैं, खासकर लिखित अभिलेख, वो तो और भी कम मिलते हैं शुरुआती दौर में। तो मुख्य दौर कौन सा माना जाता है इस फैलाव का? मुख्य अवधि है 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी। इसी दौर में हमें पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल, दक्षिण पूर्व बंगाल और असम में एक उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राज्य बनने की प्रक्रिया और सामाजिक वर्गों का साफ बंटवारा दिखने लगता है। और इसमें गुप्त काल का क्या रोल था? आपने संस्कृत शिलालेखों का जिक्र किया था। हाँ, गुप्त काल के संस्कृत शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये ज्यादातर भूमि अनुदान के दस्तावेज हैं, मतलब जमीन दान में दी गई। किसको दी गई? ये जमीनें सामंती राजकुमारों या दूसरे धनी लोगों द्वारा ब्राह्मणों को, वैष्णव मंदिरों को या फिर बौद्ध मठों को दान में दी जाती थी। अच्छा, तो इन ब्राह्मणों, मंदिरों और मठों की क्या भूमिका रही फिर? इनकी भूमिका बहुत अहम थी। ये लोग जहां भी बसे, अपने साथ एक उन्नत संस्कृति के तत्व ले गए, जैसे संस्कृत भाषा, धार्मिक रीति रिवाज, वर्ण व्यवस्था के नियम। इन्होंने इन चीजों को न सिर्फ फैलाया बल्कि मजबूत भी किया। हम इस प्रक्रिया को एक एक करके हर क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उड़ीसा और पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कलिंग का नाम तो बहुत पुराना है। हाँ, कलिंग का जिक्र तो अशोक के अभिलेखों में है। और फिर पहली शताब्दी ईसा पूर्व में राजा खारवेल हुए। खारवेल, ये नाम याद रखना जरूरी है। खारवेल, हाँ सुना है। ये काफी शक्तिशाली थे शायद। बहुत शक्तिशाली। कहा जाता है कि उन्होंने मगध तक चढ़ाई की थी। तो उड़ीसा का प्राचीन महत्व तो था। और व्यापार वगैरह कैसा था वहाँ? पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास बंदरगाहों से काफी व्यापार होता था, मोती, हाथीदांत, मलमल, इन चीजों का। भुवनेश्वर के पास शिशुपालगढ़ नाम की जगह पर खुदाई हुई है। शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़, यहाँ क्या मिला? ये जगह खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी से कोई 60 किलोमीटर दूर बताई जाती है। यहाँ रोमन वस्तुएं मिली हैं, सिक्के, बर्तन वगैरह। रोमन वस्तुएं? इसका मतलब रोमन साम्राज्य से सीधा संपर्क था। बिल्कुल, ये सीधा सबूत है कि कलिंग का समुद्री व्यापार कितना फैला हुआ था। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, उत्तरी उड़ीसा में इस शुरुआती दौर में कोई बहुत बड़ा व्यवस्थित राज्य या बहुत ज्यादा व्यापारिक गतिविधि के प्रमाण नहीं मिलते। तो फिर बड़े राज्य कब बने? ये हुआ समुद्रगुप्त के अभियानों के बाद। समुद्रगुप्त ने दक्षिण की तरफ अभियान किया था, उसमें उसने कोसल और महाकांतार के राजाओं को हराया था, जो इसी इलाके में पड़ते थे। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति में इसका जिक्र है। सही। तो
उसके बाद समझिए चौथी शताब्दी के मध्य से लेकर छठी शताब्दी तक उड़ीसा में कई छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आए। कम से कम 5 राज्यों की पहचान तो साफ तौर पर होती है। कौन कौन से थे ये राज, कुछ नाम बता सकते हैं? हाँ, जैसे एक थे मथर राजवंश। मथर, इन्हें पितृभक्त भी कहा जाता है। इनका राज महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के इलाके में था। मथर या पितृभक्त, ठीक है। फिर थे वाशिष्ठ, ये आंध्र की सीमा के पास थे। एक थे नल राजवंश। नल, ये दक्षिण कलिंग के जंगली इलाके में थे। और एक थे मान राजवंश। मान, इनका इलाका महानदी के उत्तर में तटीय क्षेत्र था। मथर, नल, मानन, ये प्रमुख राजवंश थे उस समय उड़ीसा में। इनका प्रशासन कैसा था? क्या ये व्यवस्थित राज्य थे? हाँ, इनके शिलालेखों से पता चलता है कि इनके पास टैक्स वसूलने, प्रशासन चलाने और सेना रखने की विकसित व्यवस्था थी। नल और मान राजवंशों ने तो सिक्के भी चलाए थे। सिक्के? सोने के या चांदी के? सोने के सिक्के मिले हैं, खासकर बस्तर क्षेत्र में जो नल राजाओं के प्रभाव में था। इससे लगता है कि बड़े लेन देन में या शायद बड़े अधिकारियों को वेतन देने में सोने के सिक्कों का इस्तेमाल होता था। माना राजाओं ने शायद तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। और टैक्स वसूलने के लिए क्या तरीके थे? उन्होंने नए प्रशासनिक और टैक्स वसूलने वाले जिले या इकाइयां बनाई थीं। जैसे मथुरों ने महेंद्र भोग नाम का जिला बनाया, जो महेंद्र पर्वत के इलाके से जुड़ा था। एक और जिक्र मिलता है दंतयवगु भोग नाम की जिले का। दंतयवगु भोग, इसका क्या मतलब हुआ? शायद ऐसा जिला जो हाथी दांत, दंत और चावल या दलिया यवगु की सप्लाई करता हो। तो नामों से भी उनकी आर्थिक व्यवस्था का अंदाजा लगता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और आपने भूमि अनुदान की बात की थी, अग्रहार, ये क्या थे एग्जैक्टली? अग्रहार, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अग्रहार का मतलब था ब्राह्मणों को भूमि और उससे होने वाली आय का अनुदान देना। और अक्सर ये जमीनें टैक्स फ्री होती थीं। अच्छा, तो ब्राह्मणों को टैक्स नहीं देना पड़ता था इन जमीनों पर? हाँ, ज्यादातर मामलों में। और इन ब्राह्मणों ने क्या किया, ये नई जमीनों पर बसे और अपने साथ खेती के बेहतर तरीके लाई। उन्हें मौसम की, फसलों की बेहतर समझ थी। उन्होंने नई जमीनों को खेती लायक बनाया। तो इससे कृषि का विस्तार हुआ होगा। बिल्कुल। और साथ ही इन अनुदानों से जुड़ी एक और बात पता चलती है। मथुरों के राज में लगभग 5वीं सदी के मध्य में साल को 12 चंद्र महीनों में बांटने की प्रथा शुरू हो चुकी थी। ये पंचांग का ज्ञान भी साथ लाए थे। तो ये अग्रहार अनुदान सिर्फ जमीन देना नहीं था, बल्कि एक तरह से संस्कृति और ज्ञान का प्रसार भी था। सही कहा, भाषा और संस्कृति पर भी इसका गहरा असर पड़ा। देखिए, लिखने की कला तो उड़ीसा में, खासकर तटीय इलाकों में 3री सदी ईसा पूर्व से ही पता थी, अशोक के समय से। हाँ, धौली और जौगढ़ के शिलालेख। बिल्कुल। लेकिन शुरू में शिलालेख प्राकृत भाषा में होते थे। लगभग 350 ईस्वी तक प्राकृत चली, उसके बाद संस्कृत का इस्तेमाल होने लगा। तो संस्कृत भाषा बाद में आई? हाँ, इन ब्राह्मणों और राजाओं के संरक्षण में संस्कृत भाषा और साहित्य का खूब प्रसार हुआ। शिलालेख संस्कृत में लिखे जाने लगे। संपत्ति के कानून, सामाजिक नियम, ये सब पुराणों और धर्मशास्त्रों से लिए गए, जो संस्कृत में थे। और राजाओं ने भी इसे अपनाया। राजा खुद को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक बताते थे। वे गंगा बेसिन की संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। प्रयाग में संगम पर स्नान करना पवित्र माना जाने लगा था। अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और वैधता बढ़ाने के लिए ये राजा वैदिक यज्ञ भी करते थे। तो उड़ीसा में 4वीं से 7वीं सदी के बीच राज्य बने, अर्थव्यवस्था विकसित हुई और गंगा घाटी की संस्कृति का प्रभाव बढ़ता गया, खासकर संस्कृत और ब्राह्मणवाद का। बिल्कुल सही। अब चलिए बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल? यहाँ के बारे में शुरुआती जानकारी क्या है? यहाँ भी अशोक के समय के कुछ प्रमाण मिलते हैं। जैसे बोगरा जिले में, जो अब बांग्लादेश में है, एक शिलालेख मिला है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के रख रखाव के लिए अनाज और सिक्के जमा करने के भंडारगृह का जिक्र है। इसका मतलब उस समय भी वहाँ खेती होती थी और लोग टैक्स या उपहार देते थे। हाँ, जाहिर है, स्थानीय किसान अपनी उपज का कुछ हिस्सा देते होंगे। और दक्षिण पूर्व बंगाल का जो तटीय जिला था, नोआखाली, वहां भी प्राकृत भाषा और शायद बौद्ध धर्म का ज्ञान था। 2री सदी ईसा पूर्व तक प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का ज्ञान बंगाल पहुंच चुका था। तो यहाँ भी विकास की प्रक्रिया पहले से चल रही थी। गुप्त काल का क्या असर हुआ? गुप्तों का प्रभाव यहाँ भी पड़ा। लगभग 350 ईस्वी के आसपास बांकुरा जिले में दामोदर नदी पर पोखराना नाम की जगह पर एक राजा का पता चलता है जिसने महाराजा की उपाधि ले रखी थी। वो संस्कृत जानता था और विष्णु का भक्त था। तो गुप्तों के आने से पहले ही स्थानीय शासक उभर रहे थे। हाँ,
और गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो इलाका है वो 5वीं-6वीं शताब्दी तक एक बसा हुआ और संस्कृत शिक्षित क्षेत्र बन गया था। बाद में जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ, लगभग 550 ईस्वी के बाद, तो वहां नियुक्त गुप्त गवर्नर स्वतंत्र हो गए। अच्छा, वो खुद ही राजा बन बैठे। हाँ, उत्तरी बंगाल का कुछ हिस्सा तो पास के कामरूप, असम के शासकों ने भी कब्जा लिया था। जो स्थानीय सामंत थे, उन्होंने महाराजा की उपाधि लेकर अपने खुद के प्रशासनिक और सैनिक संगठन बना लिए। और इसी दौर में गौड़ राज्य का उदय हुआ। बिल्कुल, लगभग 600 ईस्वी तक पश्चिम बंगाल में गौड़ राज्य काफी शक्तिशाली हो गया और इसके सबसे प्रसिद्ध राजा हुए शशांक। शशांक, ये नाम याद रखना है। शशांक, हाँ, ये तो हर्षवर्धन के विरोधी थे, है ना? वही शशांक। इन्होंने गौड़ को एक स्वतंत्र और मजबूत राज्य बनाया, तो बंगाल में भी स्थानीय शक्तियां उभर रही थी। आपने उत्तरी बंगाल के ताम्रपत्रों का जिक्र किया था, उनसे क्या पता चलता है? हाँ, उत्तरी बंगाल में एक जगह थी पुंड्रवर्धन भुक्ति, जो अब बांग्लादेश में है। यहाँ से 432-33 ईस्वी से शुरू होकर कई ताम्रपत्र मिले हैं। ये बेसिकली जमीन की खरीद फरोख्त के दस्तावेज हैं। जमीन खरीदी बेची जाती थी, कैसे? हाँ, और जमीन सोने के सिक्कों से खरीदी जाती थी, जिन्हें दिनार कहा जाता था। दिनार। सोने के सिक्के? तो अर्थव्यवस्था काफी उन्नत रही होगी। बिल्कुल। ये लेन देन अक्सर धार्मिक मकसदों से होते थे, मतलब कोई मंदिर या ब्राह्मण के लिए जमीन खरीद के दान कर दी, और दान पाने वालों को अक्सर उस जमीन पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। अच्छा, इन लेन देन में कौन लोग शामिल होते थे? इन दस्तावेजों में कई लोगों का जिक्र है, जैसे प्रमुख शास्त्री यानी क्लर्क या लेखक, व्यापारी, कारीगर, जमींदार वर्ग के लोग, और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, जैसे गुप्त सम्राटों द्वारा नियुक्त गवर्नर। तो ये दस्तावेज उस समय के समाज को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। इनसे हमें सामाजिक समूहों, जमीन के रिश्तों और खेती के विस्तार के बारे में पता चलता है। जैसे इनमें परती या बिना खेती वाली जमीन को खेती के लायक बनाने का भी जिक्र है। ये तो उत्तरी बंगाल की बात हुई। दक्षिण पूर्वी बंगाल यानी समतट का क्या? समतट, जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है, इस इलाके ने 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन शुरू में यहाँ शायद ब्राह्मणवादी राजकुमारों का शासन नहीं था। मतलब वर्ण व्यवस्था वगैरह यहाँ उत्तरी बंगाल की तुलना में शायद बाद में अपनाई गई। लेकिन 525 ईस्वी के बाद समतट और पास के वंग इलाके को मिलाकर एक व्यवस्थित राज्य विकसित हुआ। यहाँ भी कोई बड़े शासक हुए? हाँ, साम हरदेव जैसे शासकों ने 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में अच्छी खासी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, तो समतट भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। समतट याद रखिएगा। समतट, ठीक है। और 7वीं सदी में क्या हुआ? 7वीं सदी में और भी राज्य उभरे, जैसे ढाका के इलाके में खगग वंश का राज था। कुमिला क्षेत्र में लोकनाथ और रातों का शासन था, जो ब्राह्मण सामंत थे। और इन्होंने भी भूमि अनुदान दिए, अग्रहार। हाँ, इन राजकुमारों ने भी ब्राह्मणों और मठों को खूब भूमि अनुदान दिए, अग्रहार दिए। इनके जो भूमि चार्टर मिले हैं वो काफी परिष्कृत संस्कृत में लिखे गए हैं, अच्छे मीटर यानी छंदों में। तो संस्कृत यहाँ भी खूब फल फूल रही थी। बिल्कुल। एक और दिलचस्प प्रशासनिक इकाई का जिक्र मिलता है, दंडभुक्ति। दंडभुक्ति? दंडभुक्ति ये कहाँ थी और इसका क्या मतलब था? ये बंगाल और ओडिशा के बीच का सीमावर्ती इलाका था। ऐसा लगता है कि ये इकाई खास तौर पर वहां रहने वाले जनजातीय लोगों को शांत करने या दबाने के लिए बनाई गई थी। दंड का मतलब सजा और भुक्ति मतलब भोग या क्षेत्र। अच्छा, तो ये जनजातीय इलाकों को कंट्रोल करने का तरीका था। हाँ, और साथ ही इन इलाकों में संस्कृत और ब्राह्मणवादी संस्कृति को बढ़ावा देने का भी। ऐसा ही एक और उदाहरण है वर्धमान भुक्ति, यानी आज का बर्धमान। तो ये अनुदान नए इलाकों में सभ्यता फैलाने का एक जरिया थे। बिल्कुल। फरीदपुर में एक बौद्ध मठ को जमीन दान दी गई। कुमिला जिले में ब्राह्मणों को बहुत बड़ी जमीनें दान में दी गईं। ये सब नए क्षेत्रों में कॉलोनाइजेशन और सिविलाइजेशन की प्रक्रिया के सबूत हैं। धर्म और समाज की बात करें तो बंगाल में क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, 5वीं सदी के मध्य से लेकर 7वीं सदी के मध्य तक, यानी लगभग 200 सालों में बंगाल में ब्राह्मणवाद का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और बौद्ध धर्म थोड़ा पीछे हटता गया। लेकिन बौद्ध धर्म खत्म तो नहीं हुआ होगा? बुद्ध की मूर्तियां तो मिलती हैं इस दौर की। हाँ, मूर्तियां मिली हैं। बोधगया, सांची, मथुरा, गांधार शैली की। बिहार और उत्तरी बंगाल में मठ भी स्थापित हुए। लेकिन ओवरऑल देखें तो ब्राह्मणवाद ज्यादा प्रभावशाली हो गया। और राज्य कितने बन गए थे 7वीं सदी तक? लगभग आधा दर्जन राज्य उभरे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ स्वतंत्र, कुछ सामंती। हाँ। हर एक की अपनी सेना थी, अपने टैक्स वसूलने के जिले थे, अपना प्रशासन था। और सब अग्रहार दे रहे थे। हाँ, बौद्धों और ब्राह्मणों दोनों को भूमि अनुदान यानी अग्रहार देने का रिवाज आम था। इन अनुदानों की देखरेख के लिए अग्रहारिक
नाम का एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। जमीन का मालिक कौन होता था? क्या व्यक्तिगत संपत्ति थी? ये थोड़ा मिला जुला मामला लगता है। जमीन पर परिवारों का अधिकार तो था, लेकिन जब जमीन खरीदी या बेची जाती थी तो उसमें स्थानीय समुदाय की राय ली जाती थी, जैसे प्रमुख कारीगर, व्यापारी, जमींदार, लेखक। मतलब पूरी तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। कह सकते हैं। यहां तक कि साधारण किसानों से भी जमीन बेचने के बारे में सलाह ली जाती थी। ऐसा लगता है कि कबीले या समुदाय की सहमति के बिना जमीन को अलग नहीं किया जा सकता था। हाँ, राजा टैक्स लगाता था और जो बंजर जमीन थी उस पर उसका अधिकार होता था। और भाषा? संस्कृत धीरे धीरे आधिकारिक भाषा बन गई थी। शासक वर्ग पुराणों और धर्मशास्त्रों से अच्छी तरह परिचित था। तो बंगाल में भी राज्य निर्माण, संस्कृतिकरण और कृषि विस्तार साथ साथ चल रहे थे। भूमि अनुदान इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। अब असम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कामरूप। हाँ, कामरूप ये मुख्यतः ब्रह्मपुत्र घाटी का इलाका है। ये 7वीं शताब्दी में ज्यादा प्रमुखता में आया। गुवाहाटी के पास अंबारी नाम की जगह पर खुदाई हुई है। अंबारी यहाँ क्या मिला? यहाँ 4वीं शताब्दी ईस्वी से बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। और याद कीजिए, समुद्रगुप्त ने भी 4वीं शताब्दी में दवक और कामरूप से श्रद्धांजलि ली थी। दवक और कामरूप। दवक ये कहाँ था? दवक आज के नवगांव जिले का इलाका कवर करता था। बाद में ये कामरूप में ही मिल गया। तो शुरुआत में यहाँ के शासक शायद आदिवासी किसानों से श्रद्धांजलि लेकर गुजारा करने वाले छोटे मुखिया रहे होंगे। तो फिर ये एक विकसित राज्य कब बना? अंबारी की खुदाई बताती है कि 6वीं-7वीं शताब्दी तक यहाँ अच्छा खासा विकास हो चुका था और इसी दौर के शिलालेख भी मिलने लगते हैं। 7वीं सदी तक संस्कृत का प्रयोग और लिखने की कला यहाँ स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुकी थी। यहाँ के राजाओं ने भी कोई खास उपाधि अपनाई थी? हाँ, यहाँ के राजाओं ने वर्मन उपाधि अपनाई। ये उपाधि उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु सब जगह मिलती है। वर्मन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कवच या योद्धा। मनुस्मृति के अनुसार ये क्षत्रियों की उपाधि मानी जाती थी। तो ये राजा खुद को क्षत्रिय के रूप में स्थापित कर रहे थे और इन्होंने भी ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर अपनी स्थिति मजबूत की। और 7वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? 7वीं सदी में भास्कर वर्मन ये कामरूप के एक बड़े शासक के रूप में उभरे, जो ब्रह्मपुत्र घाटी और आसपास के कुछ इलाकों को नियंत्रित करते थे। भास्कर वर्मन। और इसी समय वो प्रसिद्ध चीनी यात्री भी आया था? बिल्कुल, ह्वेन तैनसांग ने भास्कर वर्मन के राज्य का दौरा किया था और उसका वर्णन लिखा है। उस समय तक बौद्ध धर्म ने भी यहाँ पैर जमा लिए थे। तो असम में भी राज्य निर्माण और सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया 7वीं सदी तक काफी आगे बढ़ चुकी थी। हाँ, तो हमने उड़ीसा, बंगाल और असम को अलग अलग देखा। अब अगर हम इस पूरे दौर को यानी 4वीं से 7वीं शताब्दी को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हाँ, इसे स्रोत ने रचनात्मक चरण या द फॉर्मेटिव फेज कहा है। हाँ, ये जरूरी है, एक टोंकेज जैसा। तो इस फॉर्मेटिव फेज की मुख्य बातें क्या थीं? देखिए, पहली बात तो ये कि पूर्वी भारत के ये हिस्से अलग अलग समय पर प्रमुखता में आए, लेकिन ये जो दौर है 4वीं से 7वीं सदी, ये इन सभी क्षेत्रों के लिए एक तरह से नींव रखने वाला फॉर्मेटिव फेज था। किस चीज की नींव? लिखने की कला, संस्कृत भाषा की शिक्षा, वैदिक रीति रिवाज, ब्राह्मणवादी सामाजिक वर्ग यानी वर्ण व्यवस्था और राज्य प्रणाली, इन सब का प्रसार और विकास इसी दौर में हुआ। कहाँ? पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के कुछ हिस्से और असम में। और इसमें उत्तर भारत, खासकर गुप्त साम्राज्य का कितना हाथ था? सांस्कृतिक संपर्क के जरिए गुप्त साम्राज्य का प्रभाव महत्वपूर्ण था, खासकर उत्तरी इलाकों में। जैसे उत्तरी बंगाल और उत्तर पश्चिम उड़ीसा सीधे गुप्त शासन के अधीन थे। कई शिलालेखों में गुप्त संवत का इस्तेमाल मिलता है, जिससे गुप्त प्रभाव का पता चलता है। लेकिन आपने ये भी कहा कि जब गुप्त कमजोर हो रहे थे तब यहाँ विकास हो रहा था। हाँ, यही दिलचस्प बात है। गुप्त साम्राज्य का पतन बाहरी क्षेत्रों में प्रगति के साथ हुआ। बंगाल में हमने देखा कि सामंतों ने अपने राज्य बनाए। उन्होंने अच्छी खासी संख्या में हाथी, घोड़े, नावें वगैरह रखी, अपनी प्रोफेशनल सेनाएं बनाई। और इन सेनाओं का खर्चा कैसे चलता था? जाहिर है, ग्रामीण समुदायों से नियमित रूप से टैक्स वसूल कर। तो एक राज्य व्यवस्था स्थापित हो गई थी। तो 5वीं-6वीं शताब्दी तक मुख्य विकास क्या-क्या दिखते हैं? बड़े पैमाने पर लेखन का प्रयोग, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल, वर्ण समाज का गठन और इस क्षेत्र में शैव और वैष्णव धर्म के रूप में ब्राह्मणवाद और साथ ही बौद्ध धर्म का विकास, ये सब साफ तौर पर दिखाई देते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी थी?
क्या ये सब सिर्फ खेती पर आधारित था? खेती तो मुख्य आधार थी और वो भी काफी उन्नत थी। लोहे के फाल का इस्तेमाल होता था। गीले धान की खेती यानी पानी रोककर धान उगाना, ये तकनीक पता थी। कालिदास ने तो वंग, बंगाल में धान के पौधे रोपने का जिक्र किया है। अच्छा, तो ये तकनीक बाहर से आई या वहीं की थी? ये कहना मुश्किल है। हो सकता है मगध से आई हो या वही विकसित हुई हो। उत्तरी बंगाल में अच्छी क्वालिटी का गन्ना भी उगता था। इसके अलावा कई तरह के शिल्प यानी क्राफ्ट्स का भी ज्ञान था। मतलब अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि वो बड़े राज्यों और जटिल समाज का बोझ उठा सके? बिल्कुल। कृषि उत्पादन इतना था कि राज्य और समाज दोनों का भरण पोषण हो सके, और बस्तियां भी काफी फैली हुई थी। तो क्या हम इन सब राज्यों और राजाओं की एक जुड़ी हुई कहानी लिख सकते हैं? शायद एक सिंगल कनेक्टेड कहानी लिखना मुश्किल है, जैसे हम गुप्तों या मौर्यों के लिखते हैं, क्योंकि ये कई छोटे बड़े स्वतंत्र या सामंती राज्य थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन बाहरी प्रांतों में सांस्कृतिक विकास और सभ्यता का फैलाव जबरदस्त तरीके से हो रहा था। और ये विकास उन इलाकों में भी हो रहा था जहां पहले शायद ज्यादा बसावट नहीं थी। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। गुप्त काल के बाद कई ऐसे क्षेत्र जो पहले शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं थे या जहां जनजातीय प्रमुखों का शासन रहा होगा, वे धीरे धीरे बस गए और मुख्य धारा में आ गए। जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पास वाले इलाके, जहां लाल मिट्टी है और खेती करना मुश्किल होता है। और इससे भी ज्यादा उन जंगली इलाकों में जहां जलोढ़ मिट्टी और भारी बारिश होती है, जैसे आज का बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र घाटी। इन मुश्किल इलाकों में भी सभ्यता का प्रसार हुआ। तो ये एक तरह से सभ्यता का विस्तार था नए क्षेत्रों तक। बिल्कुल। अब एक नजर इस पूरे दौर के कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी पर डाल लेते हैं, ताकि मुख्य घटनाएं और तारीखें दिमाग में बैठ जाएं। हाँ, ये जरूरी है। एक क्विक रिकैप हो जाएगा। देखिए, सबसे पुरानी बात हमने की उड़ीसा में लेखन कला का ज्ञान, लगभग 3री सदी ईसा पूर्व, अशोक के समय। फिर 1ली सदी ईसा पूर्व में खारवेल, हाँ। फिर 1ली-2री सदी ईस्वी में उड़ीसा में बंदरगाहों से व्यापार, रोमन संपर्क, शिशुपालगढ़। फिर 4ठी सदी ईस्वी में असम के अंबारी में बस्तियों की शुरुआत और समतट बंगाल द्वारा समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करना। 4ठी सदी काफी महत्वपूर्ण लगती है। हाँ, 4ठी सदी के मध्य तक पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, असम में लिखित अभिलेखों की कमी थी, जैसा हमने शुरू में कहा। फिर लगभग 350 ईस्वी में पोखरना बंगाल में महाराजा उपाधि वाला राजा मिला और संस्कृत का प्रयोग शुरू हुआ। और इसी के बाद राज्य बनने लगे। हाँ, 4ठी से 6ठी सदी के बीच उड़ीसा में कई राज्यों का गठन हुआ, मथर, नल, मान। और 4ठी से 7वीं सदी के बीच पूरे पूर्वी भारत में उन्नत अर्थव्यवस्था, राज्य और सामाजिक वर्गों का प्रसार हुआ। पुंड्रवर्धन भुक्ति वाले ताम्रपत्र कब के थे? वो 432-33 ईस्वी से शुरू होते हैं। 5वीं सदी के मध्य से उड़ीसा में राज्यों का गठन और साल को 12 महीनों में बांटने की प्रथा शुरू हुई। 5वीं-6ठी शताब्दी में संस्कृत, वर्ण व्यवस्था, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। और समतट में राज्य कब बना? समतट में संगठित राज्य 525 ईस्वी के बाद बना। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में समतट में सोने के सिक्के चले, दंडभुक्ति और वर्धमान भुक्ति जैसी इकाइयां बनी। 600 ईस्वी के आसपास गौड़ राज्य शशांक का उदय हुआ। और 7वीं सदी? 7वीं सदी में कामरूप, असम का उदय हुआ। भास्कर वर्मन शासक बने, फेंत्सांग आया। इसी सदी में बंगाल में खड्ग और रातू जैसे राज्य थे और अग्रहार अनुदान खूब दिए जा रहे थे। बहुत बढ़िया। ये कालक्रम घटनाओं को समझने में मदद करता है। तो अब इस पूरी लंबी चर्चा के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, अगर हमें कुछ की टेकअवेज निकालने हों? बिल्कुल, चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। पहला, पूर्वी भारत, उड़ीसा, बंगाल, असम, पूर्वी एमपी में सभ्यता के जो मुख्य तत्व हैं, जैसे लेखन, राज्य, वर्ण व्यवस्था, वो मुख्य रूप से 4ठी से 7वीं सदी ईस्वी के बीच विकसित हुए। ये गंगा घाटी के विकास के बाद हुआ। ठीक है। दूसरा, संस्कृत भाषा, ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था और राज्य बनाने के तरीके, ये सब गंगा के मैदानों से प्रभावित तो थे, लेकिन इन्होंने स्थानीय रूप भी लिए। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था। तीसरा, भूमि अनुदान, खासकर अग्रहार अनुदान। इनको दोबारा याद रखें। अग्रहार, इन्होंने खेती के विस्तार, ब्राह्मणवादी संस्कृति के फैलाव और जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा में जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा, इस दौर में उड़ीसा जैसे मथर, नल, मान, बंगाल जैसे गौड़, शशांक के अधीन और समतट, और असम,
कामरूप भास्कर वर्मन के अधीन में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। शशांक और भास्कर वर्मन जैसे शक्तिशाली राजा हुए। समतट का नाम भी याद रखें। हाँ, शशांक, समतट, भास्कर वर्मन। ठीक है। पांचवां, व्यापार भी महत्वपूर्ण था, अंदरूनी भी और बाहरी भी। रोमन संपर्क तक के प्रमाण मिले और मुद्रा अर्थव्यवस्था भी मौजूद थी। खासकर सोने के सिक्के दीनार का प्रयोग होता था। छठा, धर्म के क्षेत्र में बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म, जिसमें शैव और वैष्णव प्रमुख थे, दोनों विकसित हुए, लेकिन समय के साथ ब्राह्मणवाद ज्यादा प्रभावशाली होता गया। और आखिरी 7वां, ये पूरी प्रक्रिया जो हमने देखी, ये केंद्र यानी गंगा घाटी और परिधि यानी पूर्वी भारत के बीच एक जटिल लेनदेन और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढलने, एडेप्टेशन का नतीजा थी। बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने सारे मुख्य बिंदु बता दिए। ये विश्लेषण यकीनन यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत उपयोगी होगा। क्षेत्रीय विकास के पैटर्न, सांस्कृतिक मेलजोल और राज्य निर्माण की प्रक्रियाओं को समझने में ये बहुत मदद करेगा। हाँ, और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि कैसे केंद्र और परिधि के बीच संबंध होते हैं, कैसे संस्कृति फैलती है, कैसे भाषा, धर्म और अर्थव्यवस्था राज्य को आकार देते हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। पूर्वी भारत में हमने देखा कि भूमि अनुदान ने संस्कृतिकरण और राज्य निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। क्या इस पैटर्न की तुलना उसी दौर के दक्षिण भारत या उपमहाद्वीप के किसी और हिस्से में चल रही प्रक्रियाओं से की जा सकती है? और वो कौन से खास कारक थे जिन्होंने पूर्वी भारत के विकास के रास्ते को एक अनोखा मोड़ दिया? जरूर सोचिएगा इस पर। और ये चर्चा आपको कैसी लगी? क्या आपके कोई सवाल हैं या कोई और पहलू है जिस पर आप बात करना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको ये गहन चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, आगे भी ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा आपसे छूट ना जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।